अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज योर फ्रेंड आकाश वर्मा। और आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को रिवाइज करेंगे। इससे पहले कि चैप्टर पर चलें, एज यूजुअल एक लाइन, धैर्य रखिए। कभी कभी जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। तो आइए चैप्टर पर चलते हैं। साल था 1976। 1976 में जैसा कि सभी को पता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और 1976 में इंदिरा मैडम ने एक कमेटी बनाई, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और इस कमेटी को ये करना था, प्रॉपर स्टडी करे और ये रिकमेंड करे कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि 1975 टू 1977 सभी को पता था कि इमरजेंसी लगी हुई थी। तो ये नेसेसिटी फील हुई कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। तो इसके लिए फिर ये कमेटी बनाई गई, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी ने फिर रिकमेंडेशंस में बताया कि हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। तो इसके बेसिस, इन्हीं की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। कब आता है ये? 1976 में। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड हो जाता है, पार्ट 4A, और एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया जाता है, आर्टिकल 51A, और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर दी जाती हैं। इसके बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक और ड्यूटी ऐड की जाती है। वो किससे रिलेटेड थी? एजुकेशन। मीन्स 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना भी एक सिटीजन की ड्यूटी है। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज वाला कॉन्सेप्ट था, ये किस देश से लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये यूएसएसआर से लिया गया। कहाँ से लिया गया था? यूएसएसआर से लिया गया। और कहा जाता है कि जापान एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, जापान एक ऐसा देश है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में इलॉबरेटली एक लिस्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज की। जबकि जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएसएसआर हो गया, इसमें ये कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज जो हैं वो इनसिपरेबल हैं। मीन्स अगर किसी पर्सन को बाय वर्च्यू ऑफ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री अगर कुछ राइट्स दिए जा रहे हैं तो उनको कुछ ड्यूटीज या ऑब्लिगेशंस भी फॉलो किए जाने चाहिए। तो कुछ ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस भी उनको फॉलो करना चाहिए। और ऐसा ही कुछ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने भी कहा था। इसमें भी कहा गया कि अगर कोई सिटीजन्स राइट्स को एंजॉय करता है तो उसको कुछ ना कुछ ड्यूटीज भी फॉलो करनी चाहिए। तो ऐसे में जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसने 8 ड्यूटी प्रपोज की। और इसकी कुछ रिकमेंडेशंस ऐसी भी थी कि जो नहीं मानी गई। और उनमें एक था कि अगर कोई ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दिया जा सकता था। दूसरा यह था कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। और ये कौन डिसाइड करेगा कि उसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए? तो ये पार्लियामेंट बताएगा कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। दूसरा ये भी था कि ड्यूटीज टू पे टैक्सेस भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। थर्ड रिकमेंडेशन जो नहीं मानी गई, उसमें ये था कि ये जो पार्लियामेंट पनिशमेंट देगा, पनिशमेंट डिसाइड करेगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मान रहा है उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। वो जो पनिशमेंट होगी
वो किसी भी कोर्ट में उसको क्वेश्चन नहीं करा जा सकता है कि दैट्स अब्रोगेटिंग द फंडामेंटल राइट्स और समथिंग। तो एक पॉइंट ये था। तो ये 3 रिकमेंडेशन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की थी जो नहीं मानी गई थी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया। 1976 में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी। इंदिरा गांधी मैडम ने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई क्योंकि 1975 से 77 के बीच में देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। तो ये ज़रूरत समझी गई कि अगर सिटीजन्स कुछ राइट्स एंजॉय कर रहे हैं तो उनको देश के प्रति कुछ एक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, कुछ एक ड्यूटीज भी होनी चाहिए जिनको वो फॉलो करें। तो ऐसे में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी आई। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी और उनके बेसिस पे ये डिसाइड करा गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज आएंगी तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्ट 4A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया और एक नया आर्टिकल 51A इंसर्ट किया गया जिसके थ्रू 10 ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आती हैं। इसके बाद में इसमें एक और ड्यूटी ऐड हुई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी के लिए कितनी ड्यूटीज़ हैं, 11th ड्यूटीज़ हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ये किस देश से लिया गया, तो ये यूएसएसआर से लिया गया। और जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो लिस्टेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। मेन तो यही चल रहा था। जो सोशलिस्ट कंट्री हैं उनका ये मानना है कि अगर सिटीजन्स कुछ राइट्स एंजॉय करते हैं तो उनको देश के प्रति कुछ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, उन पर उनकी कुछ ड्यूटीज भी होनी चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को इंडिया में भी फॉलो किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी उसके बेसिस पे उन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज सजेस्ट की थी जिसमें से कुछ को माना गया और कुछ ड्यूटीज को नहीं माना गया। इसमें पहला था कि ड्यूटी टू पे टैक्स फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए फंडामेंटल ड्यूटीज एक्सेप्ट नहीं करी गई, इंसर्ट नहीं करी गई। दूसरा था कि अगर जो सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं मानते उनको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, और वो पनिशमेंट कौन डिसाइड करेगा, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और इस ऐसी पनिशमेंट्स को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये किसी फंडामेंटल राइट को या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को ब्रीच कर रहा है, एब्रोगेट कर रहा है। तो अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो एक स्टेटमेंट ये हमेशा मिलती है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किसी भी पर्सन्स को दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो किसी भी पर्सन के लिए हैं नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली। ये आप लोग याद रखें, केवल सिटीजन्स को फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करनी हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये नॉन जस्टिसेबल हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो थर्ड रिकमेंडेशन थी थर्ड रिकमेंडेशन जो नहीं मानी गई थी सरदार स्वर्ण सिंह की, उसमें एक ये भी था कि आप कोर्ट में जाने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा था कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते इस बेसिस पे कि वो किसी फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रही है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को ब्रीच कर रही है। लेकिन नॉन जस्टिसेबल का मतलब यही है कि अगर कोई पर्सन एक्स है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर सकता तो आप इस बेसिस पे कोर्ट नहीं जा सकते कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा या फिर उसको कोई जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड देयर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट बाय द कोर्ट्स। पार्लियामेंट फ्री है कि वो सूटेबल लेजिस्लेशन का यूज करके पार्लियामेंट फ्री है कि वो सूटेबल लेजिस्लेशन का यूज करके अलग अलग कानून बना सकते हैं जो इसके इन्फोर्समेंट को इंश्योर करें।
बाद में वर्मा कमेटी बनाई ही गई थी, 1919 में वर्मा कमेटी बनाई ही गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि आप, इस कमेटी को ये आइडेंटिफाई करना था कि आप देखिए देश में वो कौन से ऑलरेडी कानून हैं कि जो वर्मा कमेटी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इन्फोर्समेंट को, इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करते हैं। इससे पहले कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फीचर, सिग्निफिकेंस और इसकी क्रिटिसिज्म पर चलें, हम देख लेते हैं कि वो कौन सी 11 ड्यूटीज़ थी जो कि सिटीजन्स के लिए आर्टिकल 51 प्रोवाइड करता है। तो पहला था कि अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और नोबल आइडियल्स को फॉलो करना है जो नेशनल स्ट्रगल और फ्रीडम में, जो नेशनल स्ट्रगल और फ्रीडम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा ये है कि देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है। एक ड्यूटी ये है कि नोबल जो आइडियल्स हैं उनको चेरिश करना है। तो अभी तक 3 पॉइंट हुए। फर्स्ट पॉइंट जिसमें ये था कि अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम्स हो गया, और जो भी इसके आइडियल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको रिस्पेक्ट करना है। दूसरा ये हो गया कि जो भारत की स्वतंत्रता पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, ऐसे जो नोबल्स हैं उनके आइडियल्स को चेरिश करना है, फॉलो करना है। तीसरा क्या हो गया, ये था कि देश की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है। फोर्थ क्या है कि देश की रक्षा के लिए जब आपको बुलाया जाए तब आपको नेशनल सर्विस देना है, अपने देश को डिफेंड करना है। पांचवी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हो सकती है कि कॉमन ब्रदरहुड को बनाए रखना है। कॉमन ब्रदरहुड को बनाए रखना है, आपसी भाईचारा को बनाए रखना है, और वो प्रैक्टिसेस को छोड़ देना है जो डेरोगेटरी टू वुमेन है। 6 फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है कि हमारे जो देश का कंपोजिट कल्चर है, उसका जो रिच हेरिटेज है, उसको वैल्यू करना है, उसको प्रिजर्व करना है। 7th पॉइंट क्या है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, इनमें फॉरेस्ट भी आ सकता है, रिवर्स भी आ सकता है, लेक्स भी, वाइल्ड लाइफ, इन सबको प्रोटेक्ट करना है, इन सबको प्रोटेक्ट करना है। 8वां पॉइंट क्या है कि साइंटिफिक टेम्पर, मानवता और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को डेवलप करना है। नेक्स्ट 9th फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? 9th फंडामेंटल ड्यूटीज यह है पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है और वायलेंस, हिंसा नहीं भड़कानी है। 10th नंबर जो फंडामेंटल ड्यूटी है, हर एक क्षेत्र में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए प्रयास करते रहना है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, 11th 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई थी। इससे पहले 1 to 10 जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई थी। तो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है। तो आइए 1 by 1 फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट ड्यूटी क्या है? अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे जो नेशनल फ्लैग हैं, नेशनल एंथम्स हैं, इन सबको रिस्पेक्ट करना है। सेकंड क्या है? नोबल आइडियल्स जो कि हमारी देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या देश को बनाने में जिन्होंने महान योगदान दिया है, उनके नोबल आइडियल्स को, महान विचारों को, महान आइडियोलॉजीज को चेरिश करना है, उसको फॉलो करना है। थर्ड पॉइंट क्या था कि देश की यूनिटी, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना है। चौथा क्या है? अपने देश को डिफेंड करना है और जब भी बुलाया जाए आप देश की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि ये कॉमन ब्रदरहुड, आपसी भाईचारा बनाए रखना है, हारमोनी को प्रमोट करना है, और जो प्रैक्टिसेस वुमेन के लिए डेरोगेटरी हैं उन प्रैक्टिसेस को छोड़ देना है। 6 पॉइंट क्या है कि हमारे देश का जो रिच कल्चर है, कंपोजिट कल्चर है, उस रिच हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है और वैल्यू करना है, प्रिजर्व करना है। 7th पॉइंट क्या था कि नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इसमें फॉरेस्ट भी आती है, रिवर्स भी है, लेक्स भी है, वाइल्ड लाइफ भी है। 8th पॉइंट क्या था कि
साइंटिफिक टेम्पर, मानवता और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म्स को डेवलप करना है। 9th फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है कि हिंसा नहीं भड़कानी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है। 10 क्या है, इसमें क्या है कि हर एक क्षेत्र में टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स, हर एक क्षेत्र में एक्सीलेंस के लिए प्रयास करते रहना है। 11th फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशंस के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है।